हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो एनसीएस स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिएगा और हाँ, अपनी पढ़ाई उसी कंसिस्टेंसी के साथ में स्टार्ट रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हुए एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एज पर बीएमडब्ल्यू रूल 2016 which type of hospital waste is discarded in a yellow dustbin? बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से हमेशा एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो चलिए आंसर करेंगे, एनाटॉमिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट, आईवी लाइन या इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास। आंसर करेंगे येलो डस्टबिन में, येलो कलर के बैग में आपको क्या डालना है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लासेस वगैरह जो होते हैं यहाँ पर, वो हम लोग डालते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के बैग में, आपको पता है। ठीक है ना, शार्प इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसको हम कहाँ पे डालते हैं, ब्लू कलर में डालते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट को। ग्लास आइटम वगैरह जो होते हैं ना, जो उनको आईवी लाइंस वगैरह जो होती हैं आपके, उनको कट करके हम डालते हैं किसके अंदर, रेड बैग में डालते हैं। तो यहाँ पे ये तो आंसर हमारे होंगे नहीं। तो एनाटॉमिकल एंड साइटोटॉक्सिक या फिर ऐसे साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको हम क्या डालते हैं, येलो, या फिर जिसमें ब्लड लगा हुआ होता है, जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, प्लस जो एम्पुटेशन वाला पार्ट है, यानी कि कोई भाग हमने कट किया है बॉडी का, तो वो येलो बैग में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप, प्लेसेंटा जो होती है वो भी येलो बैग में जाती है, जो कि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ये एक व्हाइट कलर का कंटेनर होता है, पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, जिसके अंदर निडल को जब डाला जाता है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का होता है जिसमें अदर जो वेस्ट होता है वो डालते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाइल पेशेंट इज रिसीविंग ट्यूब फीडिंग द हाइट ऑफ द कंटेनर शुड बी मेंटेन। ट्यूब फीडिंग जब भी पेशेंट को कराते हैं, उसके कितना हाइट पे रखते हैं, एक तो फॉवलर पोजीशन में हम इसको रखते हैं, पेशेंट को हल्का सा ऊपर करते हैं, 30-60 डिग्री पे, ज्यादा नहीं, 30-45 पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में फीडिंग कराना होता है। ठीक है, फीडिंग करने के बाद भी लगभग 30 से 60 मिनट तक कम से कम उसको उसी पोजीशन में रखते हैं, ताकि एस्पिरेशन ना कर दे पेशेंट, जो है वो एस्पिरेट भी कर देते हैं कभी कभी, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसीलिए ट्यूब फीडिंग जब भी कराते हैं तब इसका जो कितना होता है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा आप सभी लोग। तो 18 इंच या 45 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है, ताकि ग्रेविटी से के हिसाब से वो जो भी हम फीडिंग करा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अंदर आए। तो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच आप लोग याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्डन स्केल इज यूज टू मेजर। बार्डन स्केल किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, पेन, बैड सोर, इंफेक्शन, नन ऑफ एबो। आंसर करिएगा बार्डन स्केल, सभी आंसर करिएगा। क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा, और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, एक तो होता है सेंसरी, आप लोग आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। ठीक है, आंसर करते रहिएगा। एक यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके बार्डन स्केल में, तो सेंसरी परसेप्शन इसके अंदर होता है, एक्टिविटी, मॉइस्चर होता है यहाँ पे, सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मॉइस्चर। सभी आंसर देंगे। क्लास को जितने भी बच्चे क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप सभी बच्चे जो है वो यहाँ पे आंसर कर सके। ठीक है, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, मोबिलिटी। ठीक है, ये 6 कंपोनेंट होते हैं जो बार्डन स्केल में किए जाते हैं। प्रेशर सोर या फिर बैड सोर के अंदर इसको चेक किया जाता है। सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन और मोबिलिटी, ये 6 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं बार्डन स्केल में। नेक्स्ट है, विच आईवी फ्लूइड इज कंपैटिबल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा आईवी फ्लूइड जो होता है कंपैटिबल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड विथ डिस्टिल वाटर, ब्लड विथ एनएस, ब्लड विथ आरएल या ब्लड विथ डीएनएस।
बहुत बार आपने हॉस्पिटल्स में ये यूज किया होगा, पेशेंट को भी चढ़ाया होगा। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा एवरीवन। ब्लड के साथ में हमेशा किस चीज को या किसको हम दे सकते हैं, यानी कि ब्लड अगर रुक जाए या ब्लड देने के बाद में भी, ठीक है, हम कौन से कंपेटिबल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में हम यूज कर सकते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर या बॉडी फ्लूइड के बराबर हो। तो ऐसा फ्लूइड कौन सा होता है जो कि आइसोटोनिक होता है, विच इज NS, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो हम दे सकते हैं, जो क्योंकि ये आइसोटोनिक फ्लूइड है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है वैसा ही होता है, इस वजह से। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स, टॉपिक टू टॉपिक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फीमेल क्लाइंट कम टू द हॉस्पिटल स्टेटिंग शी कैन नॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर, प्लेइंग कार्ड और सीइंग ब्लड, डिजीज अकर इन विच ऑर्गन। यानी कि कोई लेडी है हॉस्पिटल में आई है, रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, रेटाइना, कॉर्निया, स्क्लेरा या आइरिस। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। आंसर करिएगा। तो देखिए, रेड और ग्रीन कलर में अगर किसी को अंतर समझ में, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब दिक्कत कहां होती है, रेटिना। रेटिना के अंदर जो कौन सेल होती है, कौन सी सेल होती है, रेटिना में एक कौन सेल होती है जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करती है। किसका काम करती है, फोटो रिसेप्टर का काम करती है, यानी कि ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किस विजन के लिए, कलर विजन के लिए। तो इसमें डिफेक्ट आता है कौन सेल में, तो ये रेटिना में होती है। इस वजह से रेटिना में अगर कोई डिजीज हो जाए तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी कॉर्निया नहीं होगा, स्क्लेरा और आइरिस यहां पर आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है SARS इज, सार्स का पूरा नाम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। चलिए आंसर करिए, क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करिएगा और साथ में आंसर भी करना है, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करिएगा। तो देखिए, सार्स का फुल फॉर्म होता है, सार्स का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, पहले तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, कोरोना वायरस इसी के थ्रू फैलता है। ठीक है, यही कोरोना वायरस यही कॉज करता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। कौन सा है ये, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड सस्टेन release capsule to the patient, but patient said that I can't swallow the capsule. What is the most priority nursing action? Hide capsule in food, B, crush the capsule, open capsule then mix with water, request physician change prescription. आंसर करिएगा, कैप्सूल आती है ना जो कलरफुल, जो ऐसी बड़ी सी आती है, ठीक है, वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, अगर कोई कैप्सूल होती है, वैसे लेने का तरीका ये बिल्कुल, अगर आपने उसको क्रश कर दिया कैप्सूल, क्योंकि वो उस मेडिकेशन को वैसा ही बनाया जाता है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट तभी आता है जब आप उसको उसके साथ में लेते हैं, नहीं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ सकती है। क्रशिंग किया आपने उसको, तो ऐसे मिक्सिंग वगैरह कर दिया नहीं, तो रिक्वेस्ट करना कि भाई कोई और प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, क्योंकि अगर आपने ये सब किया तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। उसको वैसे अगर ऐसे नहीं बनाते, अगर उनको पता होता कि भाई ऐसे नहीं देना है, तो वो बनाते ही क्यों ऐसा। ठीक है, तो मेडिकेशन को जिस रूप में बनाया गया है उसी रूप में आपको देना चाहिए, तभी बेटर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है, आफ्टर सर्जिकल हैंड वॉशिंग द स्क्रब नर्स हैंड शुड
सर्जिकल हैंड वॉशिंग जब भी करते हैं तो स्क्रब नर्स की जो हैंड है वो कहां पर होना चाहिए? आंसर करिएगा। 3 से 5 मिनट का टाइमिंग होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने का, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। 40 to 60 सेकंड मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, 3 to 5 मिनट जो होता है वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हैंड जो है वो जस्ट अबव द एल्बो होने चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर का एरिया स्टराइल माना जाता है, इस वजह से सर्जिकल हैंड वॉशिंग करके इस तरीके से हाथ को रखा जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होती है वो 3 to 5 मिनट्स की है टोटल, है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मेडिकल हैंड वॉशिंग आपकी होती है, मेडिकल यानी कि नॉर्मली कोई पेशेंट को छू के आए आप, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ लग गया हाथ में तो आपको हैंड वॉश करना, यानी कि ब्लड वगैरह ऐसा कुछ भी कोई प्रोसीजर करके आए तो मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है 40 to 60 सेकंड के लिए आपको करना होता है विद सोप, ठीक है, सोप से आप कर सकते हैं। बाकी 10 to 20 सेकंड तक जो करते हैं वो आप एल्कोहल हैंड ड्रम वगैरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सक्शन ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन, जो सक्शनिंग करते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, कितने टाइम से ज्यादा नहीं करना चाहिए? आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो आप आंसर करिएगा कि जो हैंड वॉशिंग है, सॉरी सक्शनिंग है, तो देखिए सक्शनिंग जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सक्शन के बारे में बता दूं, जब भी आप सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद में सक्शन का जो पाइप होता है, यानी कि सक्शन जो आपने अंदर डाला वो एनएस में डीप करके आपको रखना होता है। हर बार सक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हर हॉस्पिटल का अलग क्राइटेरिया होता है, कोई 72 आवर्स में, कोई 48 आवर्स में चेंज करता है, ऐसा हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है हर हॉस्पिटल का, ठीक है। बाकी अगर जब आप सक्शनिंग करते हैं तो कभी भी सक्शन जब डालें तब आप सक्शनिंग नहीं करेंगे। सक्शन क्या करना है, डालना है और फिर वापस जब आप रिमूव करते हैं तो रोटेशन मैनर में करते हुए आपको निकालना है, अदरवाइज म्यूकोजा रप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस यहां पर रहते हैं। तीसरी चीज, बिफोर सक्शनिंग हमेशा 100% ऑक्सीजन देना है, उसके बाद ही आप सक्शनिंग करेंगे, ये इफेक्टिव रहता है, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करता है। कितने टाइम तक सक्शनिंग करना है? नॉट मोर देन 5 to 10 सेकंड, इससे ज्यादा सक्शनिंग कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट में हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इसीलिए 5 to 10 सेकंड्स तक ही आपको सक्शनिंग करना है। एनसीएल स्टाफ नर्स का एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, डिटेल एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे, प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 20 टेस्ट होंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे परफॉर्मेंस एनालिसिस सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डिलीवर प्री सेट और डिफाइंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू द पेशेंट? फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल कैन्यूला, मास्क विथ रिजर्वायर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पूछा गया है कि भाई कंसंट्रेशन जब भी आता है, कंसंट्रेट यानी कि आपको 24 देना तो 24% ही देना है। इसे कैसे कर सकते हैं? जब वेंचुरी मास्क हाई फ्लो रेट में चलता है, वेंचुरी मास्क मोस्टली सीओपीडी वाले पेशेंट में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, क्योंकि यहाँ पर जो 1 to 2 मिनट से ज्यादा 1 to 2 लीटर से ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं देते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेंचुरी मास्क जो प्रिसाइज लेवल पे ऑक्सीजन देती है इसका यूज करते हैं, फेस मास्क का नहीं करते हैं, नेजल कैन्यूला भी नहीं, मास्क विद रिजर्वायर नहीं, वेंचुरी मास्क जो कि एक्यूरेट फ्लो देती है। 6-year-old girl having severe muscle wasting, delayed growth and increased susceptibility to infection, what will be the ideal supplement? thiamine, riboflavin, कोबेलामाइन या फॉलेट? आंसर करिएगा। पूछा गया है, मसल वास्टिंग है, 6 साल की बच्ची है और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा सप्लीमेंट उसके लिए सबसे बेहतर होता है? आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फॉलिक एसिड जिसको हम फॉलेट बोलते हैं, सेल डिवीजन के लिए और मसल में स्ट्रेंथ लाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और इम्यून फंक्शन भी काफी अच्छा करता है, प्रॉपर इम्यून फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए भी फॉलिक एसिड जरूरी होता है, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर रहेगा, फॉलेट। कोबेलामाइन नहीं, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B1, B2 और कोबेलामाइन विटामिन B12 नहीं होगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, नॉट द लीस्ट, what is the sequence of 3 layer of the brain from outside to inner side? आंसर करिएगा। आउट टू बाहर से अंदर
लेयर मेनिंजेस के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे लेयर्स बतानी है आपको आउटसाइड टू इनर साइड। कभी कभी एग्जाम में इनर टू आउट भी पूछा जाता है, तो आपको आंसर भी उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, मेनिंजेस के बारे में पूछा गया है, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। तो आप सभी को पता है, हमेशा हम पढ़ते हैं कि मेनिंजेस जो होती हैं आउट टू ईयर डीएपी होता है, यानी कि ड्यूरामेटर, एरेक्टोइड मैटर, पायामेटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ड्यूरामेटर, एरेक्टोइड मैटर, पायामेटर एंड देन ब्रेन। तो डी यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्लियर है, बहुत इजी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप, तो अपने आप को अभी एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। इससे पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।